प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, नमस्कार। मोहन हिंदी वाटिका की तरफ से आप सबको, आपके परिवार को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आपके समक्ष दोपहर का भोजन कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, जिसके लेखक हैं अमरकांत जी। अमरकांत एक मध्यम वर्गीय परिवार के एक गरीब व्यथा की कहानी व्यक्त करते हैं, जिसमें एक ग्रामीण परिवेश में एक 5 सदस्यीय परिवार रहता है, जो कि 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था नहीं कर पाता है। ऐसे करुण व्यथा की कहानी दोपहर के भोजन में व्यक्त की गई है। दोपहर के भोजन के जो प्रमुख पात्र हैं वो इस प्रकार हैं। सिद्धेश्वरी, जो कि एक कुशल गृहिणी है और आर्थिक स्थितियों से जूझ रही है, और इसके जो पति हैं मुंशी चंद्रिका प्रसाद जी, ये भी अपने परिवार की दयनीय स्थिति से वाकिफ हैं और इस व्यथा को आपस में महसूस करते हैं। इनके 3 बेटे हैं। रामचंद्र, जो कि गोरा लंबा, एक इंडियन प्रेस में प्रूफ रीडिंग का काम सीख रहा है। एक मझला बेटा है मोहन, जो कि प्राइवेट हाई स्कूल की तैयारी कर रहा है, और सबसे छोटा बेटा जो कि प्रमोद है, वो अभी छोटा बच्चा है। इस तरह से इस कहानी की स्टार्टिंग होती है, शुरुआत होती है। सिद्धेश्वरी खाना बना करके चूल्हा बुझा चुकी है और अपना सर दोनों पैरों के बीच में रख करके नीचे ज़मीन में चींटियों के चलने की या पैर को अपने देख रही है। अचानक उसे याद आता है कि मैं तो काफ़ी समय से पानी नहीं पी हूँ, मुझे प्यास लगी हुई है। वो लपक करके जाती है, गगरे से पानी उड़ेरती है और गटगटा करके पी जाती है। अचानक उसके कलेजे में पानी लग जाता है, चूँकि वो भोजन नहीं की रहती है और वहीं पर लेट जाती है। काफ़ी समय तक लेटे रहने के उपरांत फिर वो उठती है। उसके पेट में पानी चूँकि लग जाता है कलेजे में, और वो लेटी रहती है। फिर अचानक वो उठती है, फिर देखती है कि उसका जो सबसे छोटा बेटा प्रमोद है, एक टूटे हुए पलंग पे नंग धड़ंग पड़ा हुआ है। उसकी हड्डियाँ पसलियाँ सब दिखाई दे रही हैं, ऐसे मानो ककड़ी सूखी हुई है, और उसका पेट हाड़ी की तरह निकला हुआ है। वो उठ करके अपने छोटे बेटे प्रमोद के ऊपर फटा ब्लाउज जो है डाल देती है। उसके ऊपर मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं, और फिर वो रास्ता निहारने लगती है। चूँकि दोपहर हो गई है, न रामचंद्र आए हैं, न तो उनके पति मुंशी चंद्रिका प्रसाद जी। वो रास्ता निहारती रहती है, देखती रहती है, उचक उचक कर किवाड़ के सामने से देखती रहती है, तो उधर से उसका बड़ा बेटा रामचंद्र आता हुआ दिखाई देता है। सिद्धेश्वरी जाती है अपने चौक में। चौक का आशय यहाँ पे रसोइया घर से है। रसोइया को साफ़ सुथरा करती है और इस प्रकार पानी का एक लोटा ले आकर के रख देती है अपनी चौकी पर। उधर रामचंद्र आता है, धड़ाम से चौकी पर लेट जाता है और चुपचाप पड़ा रहता है। सिद्धेश्वरी को चिंता होती है और वो सोचती है कि क्या हो गया। वो 1-2 बार बुलाती है, बड़कू बड़कू, लेकिन आवाज़ नहीं आती है कोई। तो उठती है और अपने बड़े बेटे रामचंद्र के पास जाती है, उसके नाक के सामने हाथ लगाती है, सांस चलती रहती है, और फिर हाथ अपना उसके मस्तक पर रखती है। तो अचानक जो है रामचंद्र उठ जाता है और उठते हुए अपनी माँ को देखता है। उसके बाद वो माँ कहती है कि बेटा भोजन यहीं पे लाऊं। बेटा कहता है हाँ ठीक है, और सिद्धेश्वरी अपने बड़े बेटे रामचंद्र को भोजन निकालती है, जिसमें कि 2 रोटी, पनवउआ दाल और चने की तरकारी। इस तरह से पहला ही कवर या पहला ही निवाला खाते ही रामचंद्र पूछता है कि बाबूजी भी नहीं खाएं। सिद्धेश्वरी कहती है कि आते ही होंगे, और उसके बाद सिद्धेश्वरी अपने मझले बेटे मोहन के बारे में बताती है। क्योंकि रामचंद्र पूछता है कि मोहन नहीं दिखाई दे रहा है, तो सिद्धेश्वरी कहती है कि वो किसी के यहाँ पढ़ने गया होगा, वो तो पढ़ने में उसका मन बहुत लगा रहता है, 24 घंटों पढ़ाई की ही बात करता है और आपकी भी तारीफ करता है। रामचंद्र कुछ नहीं बोलता है। इस तरह से वो निवाला पे निवाला खाता जाता है और पनगुआ दाल पीता है। उसके बाद वार्तालाप होते होते फिर वो उठ करके चला जाता है। फिर उनका मझला बेटा मोहन आता है, और मोहन से भी वो झूठ बोलती है कि आपके बारे में बड़कू यानी रामचंद्र पूछ रहा था और आपकी तारीफ़ कर रहा था। इस तरह से सिद्धेश्वरी झूठ बोलती है अपने परिवार के सामंजस्य को बैठाने के लिए, आपस में एक दूसरे को प्रेमपूर्ण सौहार्द में निभाने के लिए वो वार्तालाप करती रहती है, झूठ बोलती रहती है एक दूसरे के मान सम्मान के लिए। इस तरह से मोहन से वार्तालाप होती है और मोहन भी खाना खाता है। ज़बरदस्ती करती हैं कि नहीं 1 रोटी और ले लो, बड़कू तो लिया था, लेकिन फिर भी
चूँकि खाना की कमी रहती है, इस बात को सब लोग जानते हैं, अतः कोई भरपेट भोजन नहीं करता है। मोहन भी भोजन कर करके उड़ जाता है। इसी बीच मुंशी चंद्रिका प्रसाद जी का आगमन होता है। वो भी आते हैं और वो धड़ाम से वही चौकी पर बैठ जाते हैं। उसके बाद संवाद शुरू होता है मुंशी चंद्रिका प्रसाद से और उनकी पत्नी सिद्धेश्वरी से। सिद्धेश्वरी भी कहती हैं कि बड़ा बेटा रामचंद्र आपको तो महात्मा समझता है। तो मुंशी जी हंसते हैं और वो भी सोचते हैं कि अच्छा है, और अपनी बच्चों की तारीफ में वो भी लग जाती हैं और सारी बातें होती रहती हैं। और सिद्धेश्वरी कहती है कि सब लोग कुछ समय बाद व्यवस्था ठीक हो जाएगी। चूँकि मुंशी जी जानते हैं कि घर में भोजन कम है, सिद्धेश्वरी के ज़बरदस्ती कहने पर भी वो रोटी नहीं लेते हैं। सिद्धेश्वरी कसम दिलाती है कि नहीं, कसम से आप ले लीजिए। तो मुंशी चंद्रिका प्रसाद जी कहते हैं ठीक है, क्या घर में गुड़ है क्या? सिद्धेश्वरी कहती है हाँ, थोड़ा बहुत है। तो सिद्धेश्वरी के इस प्रकार बात कहने पर मुंशी चंद्रिका प्रसाद कहते हैं ठीक है, गुड़ का थोड़ा सा घोड़ दो और हाजमा भी सही हो जाएगा, मुंह का स्वाद भी सही हो जाएगा, आपकी कसम भी रह जाती है। इस प्रकार सिद्धेश्वरी जो है उनको गुड़ का शरबत बना करके देती है। वार्तालाप करते हुए ऐसे खाते रहते हैं और पानी हुई जो पनीही दाल है उसको सुल सुल करके पी लेते हैं। सिद्धेश्वरी और मुंशी चंद्रिका प्रसाद के बीच में वार्तालाप होती रहती है। इसी बीच चक्की की पुक पुक की आवाज़ भी सुनाई देती है और कोई वार्तालाप न होने पर अनायास ही सिद्धेश्वरी कोई बात उठा देती है कि फूफा जी की तबीयत खराब है। इस तरह से वो आपसी बात करते रहते हैं और वो भोजन के लिए न मना करते रहते हैं, चूँकि जानते हैं कि घर में भोजन है नहीं। और इस प्रकार से सब एक दूसरे के बारे में पता रहता है कि मेरी आर्थिक स्थिति हालत अच्छी नहीं है। उसके बाद मुंशी जी खाना खा के चले जाते हैं। सिद्धेश्वरी उठती है, वो जूठा बर्तन लेती है और जाती है, देखती है रसोई में तो एक रोटी भद्दी सी जली सी रहती है। सिद्धेश्वरी उस रोटी को उठा के जूठे बर्तन में रखती है। फिर उसको अचानक याद आती है कि प्रमोद भी अभी भोजन नहीं किया है, तो आधी रोटी उसको तोड़ करके रख देती है और बैठ जाती है दाल और तरकारी खाने को। क्योंकि भोजन कम है, आधी रोटी में ही वो किसी तरह एक निवाला मुंह में डालती है और उसके आंखों से आंसू झरझर झरझर बहने लगते हैं अपनी आर्थिक स्थिति देखकर, अपनी गरीबी देख कर के। चूँकि वो सोचती है कि मैं अपना पेट काट के अपने परिवार का पेट चलाऊं, लेकिन उसको जो है आज एक निवाला रोटी भी नसीब नहीं हो रही है और उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, रोने लगती है। इस प्रकार से अमरकांत जी ने एक मध्यम वर्गीय गरीब परिवार की आर्थिक स्थिति का बड़ा ही यथार्थपूर्ण, बड़ा करुणापूर्ण चित्रण किया हुआ है। आज के समय में हर समाज में, हर देश में ऐसी सिद्धेश्वरी गृहिणी मिल जाएगी जो कि अपने परिवार को चलाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है, अपना पेट काट करके अपने बच्चों को, अपने परिवार को चलाती है और अपने लोगों का सामंजस्य बिठाने के लिए वो झूठ भी बोलती है, क्योंकि झूठ बोलना अच्छे कार्य के लिए कोई बुरा बात नहीं है। इस तरह से दोपहर के भोजन एक मध्यम वर्गीय परिवार की आर्थिक स्थिति से जूझने की कहानी है। चूँकि आर्थिक स्थिति इतनी खराब रहती है कि उन्हें भोजन तक भी नसीब नहीं होता है। चूँकि उनका जो बड़ा बेटा रामचंद्र है अभी वो प्रूफ रीडिंग का काम सीख रहा है दैनिक समाचार पत्र में, अभी उसकी भी नौकरी नहीं लगी। इधर जो है मुंशी चंद्रिका प्रसाद की भी नौकरी छूट चुकी है, अतः घर की हालत बड़ी जर्जर है। और मझला बेटा जो कि अभी हाई स्कूल की परीक्षा दे रहा है उसकी भी स्थिति सही नहीं है और छोटा बेटा प्रमोद बहुत छोटा है। इस प्रकार से अमरकांत जी ने एक मध्यम वर्गीय परिवार की यथार्थ कहानी को चित्रित किया है जो कि एक दिल को, मन को छू लेता है। ऐसी करुण व्यथा गाथा प्रेमचंद वो अमरकांत जी लिखते हैं। जैसा कि प्रेमचंद ने भी कई कहानियाँ लिखी हुई हैं यथार्थपूर्ण, वैसे ही अमरकांत जी भी अपने लेखनी के माध्यम से दोपहर का भोजन कहानी को एक यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।